गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्ट नंबर 31वां मानव में युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में। ओके, गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। क्या है बेटा? युग्मक निर्माण। ठीक है, युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण होना। ठीक है, हमें पता है कि नर में अलग युग्मक होते हैं, यानी कि नर में होता है बेटा शुक्राणु और मादा में होता है क्या? अंडाणु। तो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन। ठीक है, और अंडाणुओं के निर्माण की क्या कहलाती है? अंड जनन। ठीक है, तो हम लोगों को इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना है, शुक्र जनन और अंड जनन। तो आद्य जनन कोशिका यानी कि प्रिमोर्डियल सेक्स सेल्स या प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा जनदों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन की क्रिया में क्रमशः वृषण। अच्छा, शुक्राणु जनन कहाँ होता है? वृषण में होता है। और अंडाणु जनन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है अंड जनन। ठीक है, में आद्य जनन कोशिकाएं के द्वारा शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, द्विलिंगी प्राणियों बाइसेक्सुअल मतलब जिनमें नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नर और मादा युग्मक एक ही प्राणी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है ना, जबकि एक लिंगी यूनिसेक्सुअल क्या होता है? उनमें क्या है कि नर में शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणु उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, युग्मक जनन में अगर हम लोग बात करें युग्मक जनन की, गैमेटोजेनेसिस की मैं बात करूं, तो युग्मक जनन में लैंगिक प्रजनन के लिए जननों में अविभेदित द्विगुणित जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मों का। अच्छा, अविभेदित मतलब जिसमें विभाजन नहीं हुआ। ठीक है, में द्विगुणित मतलब ये क्या है? डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है ना, और उससे n हैप्लॉयड। ठीक है, युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मक जनन की प्रक्रिया में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH इसकी शॉर्ट फॉर्म है द्वारा उद्दीपित होती है, यानी कि ये हार्मोन इस क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है, अब बात करें शुक्राणु जनन या शुक्र जनन की। सबसे पहली बात, ठीक है, शुक्र जनन और शुक्राणु क्या है बेटा? नर युग्मक है। ठीक है, तो वृषण में आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाती है। कशेरुकी प्राणियों में, कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी है, एक जोड़े वृषण पृष्ठदेह भित्ति के मीजो अर्कियम के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक वृषण में हजारों नलिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं का बना हुआ होता है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ये नलिकाएं चारों ओर से ट्यूनिका प्रोपेरिया झिल्ली के द्वारा ढकी हुई रहती है। ठीक है, क्लियर है? ये नलिकाएं चारों ओर से किसके द्वारा ढकी हुई है बेटा? ट्यूनिका प्रोपेरिया नामक झिल्ली के द्वारा क्या है? ढकी हुई होती है। ठीक है, क्लियर है? इस स्तर के भीतर अब इसके क्या है? भीतर जनन उपकला की 2 प्रकार की कोशिकाएं, कायिक कोशिका जिसे आप लोग सर्टोली सेल्स बोलते हो, तथा जनक कोशिका से निर्मित होता है। ठीक है ना? ओके, कायिक कोशिका क्या है? कोशिका शुक्राणु को आलंबन एवं पोषण। अच्छा, सर्टोली सेल्स क्या है? जो शुक्राणु हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसमें शुक्राणु का सिर्फ धसा हुआ रहता है। और जनन कोशिका जो स्पर्मेटोगोनिया है वो शुक्राणु का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। ओके, आगे देखो क्या करें बेटा? अब देखिएगा, ये शुक्राणु का क्या करती है? निर्माण करती है। शुक्र जनन नलिकाएं अंतराली कोशिकाओं में के द्वारा पृथक रहती है, लीडिंग सेल्स के द्वारा पृथक रहती है। अब लीडिंग सेल्स क्या करती हैं बेटा? नर हार्मोन का स्त्राव करती है। पता है नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना? और वृषण एक बहिस्त्रावी तथा अंतःस्त्रावी के रचना की रूप में कार्य करता है। कशेरुकी प्राणियों में शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार, जो पूरी उम्र चलती रहती है। वृषण में इसके निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं परिधि से केंद्रीय गुहा की तरफ होती हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, जो पूर्वजनिक होलोगोनिक प्रकार का शुक्राणु उत्पादन कहलाता है। कीटों में, निमेटोड्स में अंत्योजनी प्रकार का समीपस्थ भाग से दूरस्थ भाग की तरफ होता है। ठीक है, शुक्र जनन की क्रिया में मनुष्य में 74 दिवस में पूर्ण होती है। कितने दिवस में पूर्ण होती है बेटा? 74 दिनों में। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसमें 2 प्रक्रियाएं होती है। एक तो होती है शुक्राणु पूर्व यानी कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, ओके, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? स्पर्मेटोसिस बोलते हो। और दूसरा है शुक्राणु के में रूपांतरण, इसे स्पर्मेटोलियोसिस बोलते हो। ठीक है ना, स्पर्मेटोलियोसिस। अब पहली अवस्था है शुक्राणु पूर्व का निर्माण या स्पर्मेटोजेनेसिस। यह क्रिया जंतु में लैंगिक परिपक्वता मतलब जब कोई भी नर जो है वो परिपक्व हो जाता है, दाढ़ी मूछें वगैरह पूरी आ जाती है। ठीक है ना, प्राप्त करने के पश्चात शुरू होती है। अब क्या है? प्रिमोर्डियल और आद्य जनन कोशिकाएं, जो है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं उनसे स्पर्मेटिडों का निर्माण 3 चरणों में होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी है? पहली है गुणन प्रावस्था। कौन सी है? गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज।
मल्टीप्लिकेशन फेज गुणित प्रावस्था। अविभेदित या आद्य जनन कोशिका सतत सूत्री विभाजन के द्वारा, सतत मतलब लगातार, ठीक है, लगातार सूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें शुक्राणु मात्रक या पुमाणु जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है, द्विगुणित है, 2n है, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 46 है, ठीक है। ठीक है, होती है, ओके। अब इसमें दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था की बात करें तो गुणन प्रावस्था के अंतिम विभाजन के बाद, गुणन के बेटा अंतिम विभाजन के बाद जो जनन कोशिकाएं वो पोषण प्राप्त करती हैं और स्पर्मेटोगोनिया आकार में दोगुनी हो जाती है, यानी कि पहले अगर इतना आकार था तो आकार में क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, और इसे आप लोग बोलते हैं वृद्धि। और इन कोशिकाओं को आप लोग बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं, जो द्विगुणित होती हैं। ये भी क्या है, द्विगुणित है, 2n है, ठीक है, ओके। शेष स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु जनन नलिकाओं के अंतर्गत के अतिरिक्त भंडार के रूप में होती है। वृद्धि प्रावस्था सबसे लंबी, अच्छा ये सबसे लंबी अवस्था है बेटा, ठीक है, याद रखने का बात है। तीसरा परिपक्वन। अब परिपक्वन में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, प्राइमरी शुक्राणु कोशिका थी, उसमें पहला आठसूत्री विभाजन होता है, जिसे आप लोग हास या फिर न्यूनकारी विभाजन बोलते हो, कमी, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो 2n थी, 2n से क्या रह गई, n, आधी रह गई, ठीक है। विभाजन के द्वारा 2 अगुणित मतलब n द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है ना। और ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स अर्धसूत्री विभाजन 2 या सम विभाजन या द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, और आगे चलकर क्या करता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटेट्स निर्मित होते हैं, अर्थात एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्मेटेट्स निर्मित हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। सेकंड है शुक्र जनन या शुक्राणु पूर्व का विभेदीकरण। अब देखो, पूर्व शुक्राणु में यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या एक सूत्री हैप्लॉइड हो जाती है, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब आदि, ठीक है, जिनमें नर युग्मक मेल गैमेट्स की कार्य क्षमता नहीं होती है। शुक्राणु बनने के लिए इनमें विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण मतलब चेंजेस आते हैं। इस क्रिया को शुक्र कायंत्रण या स्पर्मेटोलियोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब इन परिवर्तनों में पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटेट्स जो है शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ में विभेदित होते हैं और अंततः मूलभूत होते हैं। और इस विभेदन से अब देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले यौनारंभ पर शुक्राणु जनन है, तो ये जो आप लोगों के आद्य जनन कोशिका है, विभाजन किया, समसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4 बनी, ये तो होती है वृद्धि अवस्था। अब यहाँ पर ये एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और अब यहाँ पर हो जाएगा, इसका आप लोग वृद्धि अवस्था बोलते हो। वृद्धि अवस्था के अंदर क्या होता है कि आकार में बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद बेटे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की तरह 2 बनी, उससे 2 से 2 बनी, इस तरीके से आगे जाकर ये शुक्राणु प्रसूय या शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है ना, यहाँ तक है। अभी विभेदन मैंने नहीं पढ़ाया, और उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होकर पूरे शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अब देखो, ठीक है। तो इस विभेदन में पूर्व शुक्राणु का केंद्रक, जो पूर्व शुक्राणु है, शुक्राणु पूर्व अवस्था यानी कि जो ये राउंड शेप सेल थी, ठीक है ना, का केंद्रक और उसके केंद्रक द्रव में से जल निष्कासित हो जाने पर सिकुड़ता है, ठीक है ना। केंद्रक से पानी बाहर निकल गया, सिकुड़ जाएगा वो, और इसमें स्थित गुणसूत्र परस्पर सिमट कर अपेक्षाकृत छोटे स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या है, और छोटे गुणसूत्र जो बहुत संकुचित हो जाते हैं, और ये सचल शुक्राणु का भार कम करने के लिए आवश्यक है। यही नहीं कि सभी लगभग पदार्थ केंद्रक से हटाए जाते हैं, आरएनए आदि भी बेटा बाहर निकल जाते हैं। केंद्रक में मुख्य रूप से केवल डीएनए और आनुवंशिक पदार्थ बचा रहता है। केंद्रक का आकार भी बदल जाता है, ठीक है ना। केंद्रक का शेप क्या है, सबसे पहले चेंज रहेगा, और यह जल में सुलभता से तैरने हेतु गोलाकार और लंबा और सकड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और शुक्राणु के शीश का आकार जो केंद्रक के आकार पर निर्भर करता है, वो विभिन्न जंतुओं में अलग अलग होता है। मनुष्य में और सांड में अंडाकार तथा पार्श्व से चपटा, यानी कि शुरुआत से साइड से अंडाकार और ऊपर से चपटा होता है। चूहों मेंढक में कटार के रूप में होता है, चिड़ियों में सर्पिल के आकार का होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब है शुक्राणु का एक्रोसोम। एक्रोसोम होता है बेटा टोपी, ये कौन बनाता है, गोल्जी काय बनाता है, ठीक है ना, उसके विभेदन से बनता है। पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटेड की जो कोशिकाएं गोल्जी काय में चक्रों में व्यवस्थित कलाओं, उसकी जो कलाएं होती है, उसकी जो रेखाएं होती हैं, उनके मध्य में अनेक रिक्तिकाओं को घेरे रहती है, ठीक है। विभेदन की क्रिया में अंतरंग एक या एक से अधिक रिक्तिका का परिमाण बढ़ने लगता है तथा साथ ही रिक्तिका के भीतर एक सूक्ष्म सघन काय, ठीक है ना, पूर्व एक्रोसोमल कण दिखाई देने लगता है। और ये एक्रोसोमल से कण से अधिक रिक्तिकाएं कण बनते हैं और अंत में एक दूसरे के पास क्या है बेटा आ जाते हैं, आई बात समझो, और केवल एक कणयुक्त रिक्तिका बच जाती है, ओके। और ये रिक्तिकाएं शिखर से यानी कि जो चोटी उससे जुड़ जाती है, और कण जो है परिमाण में क्या है बढ़ता रहता है, और इसे अब एक्रोसोमल कण कहते हैं। अभी एक्रोसोम का कोड बनाता है और खुद रिक्तिका का द्रव जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसकी कला जो एक्रोसोमल कण तथा एक्रोसोम के केंद्र के अग्र अध्यांश को द्विपालित टोपी की तरह काम करती है, ठीक है, क्लियर है।
और ढक लेती है और शुक्राणु की टोपी कहते हैं। गोल्जी का शेष भाग स्पर्मेटिड के अधिकांश भाग में क्या है, द्रव के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। एक्रोसोम के कण में किण्वन आदि स्थित जो निषेचन के समय अंडाणु के कलाओं को गोलने का कार्य करते हैं। देखो क्या है भाई, केंद्रक में क्या है, एक्रोसोम के कण सबसे पहले गोल्जी की तरफ से एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद जो ये एक कला है, एक टोपी जो है इस तरीके से बेटा आगे फूल जाएगी, बाकी सेम जो है वो सब जो है इसके अंदर जुड़ जाएंगे और आगे चलकर ये शुक्राणु के स्पर्म या फिर एक्रोसोम का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है ना, क्लियर है, कैप का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक्रोसोम। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हालांकि वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग आज कर ही लेते हैं इसको। अब देखो, जो शुक्राणु पूर्व का तारक का है, तारक केंद्र है वो दो नलाकार तारक केंद्रों का बना होता है। इसमें एक दूसरे के समकोण में अवस्था में स्थित होती है। जो नजदीक वाला होता है उसे आप लोग, ठीक है, उसे आप लोग समीपस्थ तारक कनिका करते हो। दूर वाला होता है उसे आप लोग दूरस्थ बोलते हो। ठीक है ना, डिस्टल सेंट्रल बोलते हो। ठीक है, अब समीपस्थ सेंट्रल के नीचे शुक्राणु के लंब अक्ष की दिशा में स्थित है। दूरस्थ सेंट्रल जो है अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट है बेटा इसका काम। ठीक है, ये अक्षीय तंतु के आधार का कण होता है और इसके नीचे की तरफ पुच्छ भाग होता है जो पुच्छ तंतु का निर्माण करता है, प्लाज्मोलिमा की कला के द्वारा रेखित होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं कि स्तन जटिल अवस्था में पुच्छ में अन्य तंतु को आदि जैसे स्तनधारियों का समावेश आदि होता है। पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड जो है अधिकांश जीवद्रव्य शुक्राणु के लिए फालतू होता है और इसे निकाल दिया जाता है, जिससे केंद्रक के शिखर पर एक्रोसोम का निर्माण होता है। उस समय पूर्व शुक्राणु का कोशिका द्रव विपरीत दिशा में बहने लगता है। ठीक है, जिससे एक्रोसोम तथा केंद्रक के पर केवल प्लाज्मा कला और एक अत्यंत सूक्ष्म परत बची हुई रहती है और इस समय मध्य भाग से एक पुच्छ का निर्माण हो जाता है और शेष बचा कोशिका द्रव जो है मध्य भाग में संलग्न हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बेटा अक्षय तंतु के आधार भाग में चारों तरफ व्यवस्थित होने के बाद शेष जो कोशिका द्रव है गोल्गी बॉडी के अवशेष के साथ बाहर निकल जाता है और अंत में केवल मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव जो है एक महीन परत बची रहती है और पृथक कोई कोशिका द्रव जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। अब आता है शुक्राणु का रूपांतरण और शुक्राणु की संरचना। ये बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ठीक है बेटा।